हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और नया धमाकेदार दोंगा लेकर आया हूँ जिसका नाम है वे ऑफ चॉइसेस। और इसकी स्टोरी लाइन इतनी जबरदस्त है कि यह सीरीज फ्यूचर में बीटीटीएच जैसे पॉपुलर दोंगा को भी टक्कर देने की पूरी पोटेंशियल रखता है। इस कहानी का हीरो है चांसेन, जिसके पास खुद की कोई कल्टीवेशन नहीं होती, लेकिन किस्मत तब पलट जाती है जब उनके मास्टर उन्हें कल्टीवेशन सिखाने के बजाय ग्रेट 3000 स्क्रिप्चर्स का ज्ञान देते हैं। इस स्क्रिप्चर की वजह से चांसेन के पास धीरे धीरे पूरी दुनिया का नॉलेज आ जाता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि अचानक चांसेन की बचपन की बीमारी बदलकर एक जानलेवा और बेहद खतरनाक बीमारी में बदल जाती है। इस बीमारी का ना कोई इलाज होता है और ना ही कोई तोड़। जैसे जैसे वक्त बीतता है, सेन की जिंदगी धीरे धीरे कम होती जाती है। ये देखकर उनके मास्टर पूरी तरह से टेंशन में आ जाते हैं। आखिरकार उसके मास्टर सेन को हेवनली दाव सेक्ट जाने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो वहाँ कल्टीवेशन करके अपनी जिंदगी को बचा सके। लेकिन कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। जो बीमारी उसे मार रही होती है, वही बीमारी फ्यूचर में एक खतरनाक ब्लड लाइन पावर में ट्रांसफर हो जाता है। इस पावर की वजह से सेन के पास थोड़ी सी कल्टीवेशन होने के बावजूद वो ऐसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ हासिल कर लेता है जो सबको हिला कर रख देता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में एक नरेशन वॉइस हमें बताता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ खुद गॉड्स भी किस्मत को बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा सेंग हेवनली दाव एकेडमी की तरफ निकल पड़ता है सिर्फ एक ही वजह से, अपनी किस्मत को बदलने के लिए। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होता क्योंकि आने वाले रास्ते मुश्किलों से भरा पड़ा है। अब हम देखते हैं कि रास्ते में अचानक तेज बारिश होने की वजह से सेंग एक जगह रुककर शेल्टर लेता है। वो आग जलाकर अपने बैग से ब्रेड निकालता है और खाने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी बर्ड पर पड़ती है जो लगातार उसी की तरफ देख रहा होता है। थोड़ा सोचने के बाद सेंग अपना खाना उस बर्ड को देखकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वो अपना मैप देख रहा होता है, लेकिन उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है किस रास्ते से जाना सही होगा। तभी वही बर्ड अचानक वहाँ आ जाता है और उसका मैप उठाकर उड़ जाता है। सेंग बिना सोचे समझे उसके पीछे चल देता है। बर्ड एक स्टोन के ऊपर मैप रख देता है। जैसे ही सेंग उस स्टोन को देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि यही हेवनली दाव एकेडमी जाने का सही रास्ता है। सेंग दिल से उस बर्ड का शुक्रिया अदा करता है और डिवाइन कैपिटल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मौजूद माउंटेन सीनरी को देखकर वो बेहद खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ का नजारा वाकई में बेहद खूबसूरत होता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम सेंग को हेवनली दाव एकेडमी के बाहर खड़ा देखते हैं। सेंग एकेडमी के रूल्स पढ़ रहा होता है। तभी एक डिसाइपल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, देखो ये मोटा गेंडा गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। एकेडमी का रूल होता है जो भी गेट खोल लेगा वही पर्सन रिटर्न एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई होगा। वो मोटा लड़का अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसकी एनर्जी बस एंड सर्कल तक पहुंचने ही वाली होती है कि वो फेल हो जाता है, जिससे कि गेट की एनर्जी उसे जोर से पीछे ढकेल देती है। ये देखकर बाकी सारे डिसाइपल्स हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वही डिसाइपल उस मोटे से कहता है, तू साले मैरो क्लिंजिंग लेवल तक भी नहीं पहुंचा और चला है एग्जाम देने। बट जहाँ सभी डिसाइपल उसका मजाक उड़ाते हैं, दूसरी तरफ सेंग आगे बढ़कर उसका फैन उसे दे देता है। फैन लेते हुए मोटा लड़का उससे शुक्रिया अदा करता है और मायूसी के साथ वहाँ से पीछे चलने लगता है। ये देखकर सेंग खुद गेट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वही एरोगेंट डिसाइपल उसका हाथ पकड़कर उसकी कल्टीवेशन चेक करता है। चेक करते ही वो शॉक हो जाता है और वो कहता है, इस लड़के के पास तो अपनी खुद की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी नहीं है और ये आया है एग्जाम देने। सेंग कामली कहता है, मैंने अपनी कल्टीवेशन अभी अभी शुरू की है। ये सुनकर वो डिसाइपल जोर से हंसता है और कहता है, ये पूरे किंगडम की नंबर 1 हेवनली दाव एकेडमी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ सिर्फ मेरे जैसे जीनियस ही एंटर कर सकते हैं। लेकिन सेंग बिना कोई जवाब दिए उसकी बात को नजरअंदाज करता है और सीधा गेट की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर आसपास खड़े सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। सेंग गेट के पास पहुंचता है और वो धीरे से अपना हाथ लॉक पर रखता है और उसके मैकेनिज्म को महसूस करने लगता है। कुछ ही पलों में उसे समझ आ जाता है कि गेट के अंदर विंड फॉर्मेशन और एक सेंसिंग स्टोन मौजूद है। वो अपने मन में मोटे डिसाइपल की इमेज को याद करते हुए सोचता है, ये सेंसिंग स्टोन ट्रू एसेंस को ऑब्जर्व करता है और अगर किसी की ट्रू एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो गेट को पुश ना कर सके तो अंदर मौजूद विंड फॉर्मेशन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, जो सामने वाले को जोर से पीछे ढकेल देता है। सेंग गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहता है, अगर मुझे ये गेट खोलना है तो मुझे इस फॉर्मेशन को और भी गहराई से समझना होगा। इतना कहकर वो अपने माइंड स्पेस में एंटर करता है, एक ऐसी जगह जहाँ 3000 एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का पूरा ज्ञान मौजूद होता है। उन स्क्रिप्चर्स के वर्ड्स और प्रिंसिपल के जरिए वो फॉर्मेशन का कैलकुलेशन करने लगता है। उधर बाहर कुछ डिसाइपल उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वही एरोगेंट डिसाइपल जोर से बोलता है, मैं बेट लगाता हूँ अगर ये लड़का गेट खोलने में कामयाब हो गया तो मैं कल से टकला घूमूंगा। लेकिन अगले ही पल
सेंग गेट खोलने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर उस एरोगेंट डिसाइपल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके पास खड़ा दूसरा डिसाइपल हंसते हुए कहता है, चल भाई, कल से हम तुम्हें टकला ही बुलाएंगे। गेट के पास मौजूद एक सीनियर डिसाइपल सेंग की स्किल्स देखकर उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। तभी अचानक गेट के दूसरी तरफ से एक एल्डर सेंग पर हमला कर देते हैं, पर उसी पल वही मिस्टीरियस डिसाइपल अपनी मायान से हमले को बीच में ही रोक लेता है और सेंग को प्रोटेक्ट कर लेता है। गुस्से में एल्डर कहते हैं, तंग 36, तुम फिर से क्लास छोड़कर मेरे मामलों में टांग अड़ाने आ गए। तंग 36 शांति से जवाब देता है, ओल्ड काउ, आप क्या करने जा रहे थे? क्या आपको शर्म नहीं आई? आप एक ऐसे पर्सन पर हमला कर रहे हो जिसके पास अपनी खुद की कल्टीवेशन भी नहीं है। इसी बीच हेवेली दाओ एकेडमी के डीन जियांग क्यू वहाँ आ जाते हैं। वो एल्डर से पूछते हैं, तुम इतने सुबह सुबह गुस्से में क्यों हो? एल्डर तुरंत बोल पड़ता है, डीन, इस लड़के ने पता नहीं कैसे मेरे गेट के मैकेनिज्म को तोड़ने की टेक्निक सीख ली और गेट को खोल दिया। ये सीधा चीटिंग कर रहा था। तब सेंग आगे बढ़कर कहता है, रूल्स में सिर्फ इतना लिखा है कि गेट खोलना होगा, कौन सी टेक्निक यूज की जाए उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। ये सुनकर एल्डर और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो कहते हैं, सिर्फ मोटर रियलम के कल्टीवेटर ही इस गेट को खोल सकता है। तुम तो अभी मैरो क्लिंजिंग लेवल तक भी नहीं पहुँचे हो, इसलिए तुम हेवेली दाओ एकेडमी में एडमिशन लेने के लायक नहीं हो। सेंग बिना डरे तुरंत जवाब देता है, हेवेली दाओ एकेडमी के रूल नंबर 17, लॉ नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 8 के अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एडमिशन का एक हिस्सा है। यह कल्टीवेशन लेवल मायने नहीं रखता। ये रूल आज से नहीं बल्कि 8 साल पहले बनाई गई थी। एल्डर गुस्से में उसके हाथ से मैनुअल छीनकर बोलता है, ये सब झूठ है, ऐसी कोई भी रूल नहीं है और ना ही मैंने कभी इसके बारे में कुछ सुना है। तब डीन जिंगकुई मुस्कुराते हुए कहते हैं, लिटिल वन, वाकई में तुम्हारे पास एकेडमी के रूल्स की काफी गहरी जानकारी है। जाओ अंदर जाओ। सेंग राहत की सांस लेता है और वो टैंक को थैंक्स कहता है और फिर डीन से रिक्वेस्ट करता है, क्या मैं उस मोटे पर्सन को भी अपने साथ रिटर्न एग्जाम के लिए ले जा सकता हूँ? ये सुनकर मोटा डिसाइपल खुद की तरफ इशारा करता है, क्या मैं? सेंग मुस्कुराते हुए उससे साथ चलने को कहता है। तभी वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो सेंग को घूर रही होती है। पीछे से एल्डर गुस्से में सेंग से कहते हैं, रिटर्न एग्जाम में मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ बिना कॉन्शियसनेस के तुम कितने स्क्रिप्चर्स को पढ़ पाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें रिटर्न एग्जाम दिखाया जाता है। एग्जामिनर वही एल्डर होता है। वो सभी कैंडिडेट को देखकर कहते हैं, हेवेली दाओ एकेडमी के रिटर्न एग्जाम में टोटल 36 स्क्रॉल दिए जाएंगे। तुम्हें सिर्फ उनके जवाब लिखना है। जिसका आंसर जितना सही होगा उसे उसी हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी। तुम सबके पास 3 घंटे का वक्त है। इतना कहकर वो एग्जाम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही सेंग पहला स्क्रॉल खोलता है वो हैरान रह जाता है क्योंकि सारे सवाल 3000 स्क्रिप्चर्स के अंडर ही थे। बिना वक्त गवाए सेंग अपने माइंड स्पेस में चला जाता है जहाँ 3000 स्क्रिप्चर्स की पूरी नॉलेज मौजूद होती है। उस नॉलेज की मदद से वो एक के बाद एक स्क्रॉल के आंसर्स लिखने लगता है। लिखते हुए वो अपने मन में कहता है, कितनी अजीब बात है, सीनियर ब्रदर और मास्टर ने मुझे कभी कल्टीवेशन नहीं सिखाई पर मुझे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पर मास्टरी दे दी। क्या उनका मकसद मुझे सिर्फ पावर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञान देना था? दूसरी तरफ जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है एल्डर कुछ डिसाइपल को फेल करते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देते हैं। सेंग बिना रुके एक के बाद एक स्क्रॉल कंप्लीट करता रहता है। थोड़ी देर के बाद एक स्टाफ मेंबर उसके लिखे हुए स्क्रॉल उठाकर एल्डर को दिखाता है। जैसे ही एल्डर आंसर्स देखते हैं वो शौक में आ जाते हैं क्योंकि सारे आंसर्स बिल्कुल सही होते हैं। वहाँ मौजूद कुछ मास्टर सेंग को देखकर आपस में बोलते हैं, यह लड़का तो सच में एक जीनियस है। लेकिन जैसे ही सेंग 36वीं और आखिरी स्क्रॉल उठाने जाता है एक मास्टर उसके हाथ को रोकते हुए उसे इशारों में ना कहते हैं पर सेंग बिना रुक के स्क्रॉल ले लेता है और वो जल्दी से सारे आंसर्स लिखकर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाता है। उसे जाता देख कुछ डिसाइपल आपस में बात करते हैं, आज तक किसी ने भी 36 स्क्रॉल के सारे आंसर्स नहीं लिखे और इस लड़के ने तो आधे वक्त में ही एग्जाम कंप्लीट कर लिया। सच में ये लड़का आने वाले टाइम का लेजेंड बनने वाला है। इसी बीच वही लड़की एल्डर के पास आकर जूरोंग का लेटर दे देती है। मैं आप लोगों को एडवांस में बता देता हूँ, जूरोंग सेन की फियांसे है। लेटर देखते ही एल्डर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में एग्जाम रिजल्ट्स बोर्ड में लगा दिया जाता है। बोर्ड के पास पहले से ही मोटा डिसाइपल खड़ा होता है। वो खुश होकर सेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं पास हो गया। फिर वो पूछता है, क्या आपका नाम जियाओ चैन है? सेंग अपना नाम बताता है, मेरा नाम चांसन है। उसी वक्त हम देखते हैं कि डीन दूर से उन दोनों पर नजर रखे होते हैं। तभी वही एल्डर बहुत खुशी के साथ वहाँ आ जाता है। सेंग मौका देखकर कहता है, एल्डर मैं
अपना एग्जाम रिव्यू करना चाहता हूँ। मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। ये सुनकर एल्डर ठंडे लहजे में बोलते हैं, तुम्हारे नाम बोर्ड पर नहीं है, इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तभी पीछे से तांग आता है और कहता है, इस जूनियर ने सारे आंसर्स बिल्कुल सही लिखा है। एल्डर बीच में टोक कर तांग को चुप करवाना चाहते थे, पर तांग मुस्कुराते हुए बोलता है, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना मेरी खानदानी हॉबी है। पहले ये बताओ तुमने सेंग को फेल क्यों कर दिया। ये सुनकर एल्डर घबरा जाते हैं और सेंग से कहते हैं, तुम एकेडमी छोड़कर चले जाओ, और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। टांग 36 तुरंत एक पत्थर उठाकर एल्डर के पिछवाड़े में मार देता है। एल्डर गुस्से में पलटकर चिल्लाते हैं, तुम अपने एल्डर की बेइज्जती कर रहे हो। तभी सेंग शांति से टांग 36 को रोकता है और कहता है, अगर एकेडमी मुझे एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं किसी और दूसरे एकेडमी में चला जाऊंगा। ये सुनकर तांग उसे गौर से देखने लगता है और कहता है, बिना किसी वजह के तुम यहाँ से चले जाओगे। सेंग बिल्कुल साथ रहकर सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, जिसे सुनकर तांग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग। अब हम उन दोनों को एक शानदार जगह बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ सीनियर डिसाइपल भी कहता है, भाई मुझे भी हेवनली दाव एकेडमी पसंद नहीं है और मेरा नाम तांग 36 है। ये सुनकर सेंग भी उसका इंट्रोडक्शन दे देता है। सेंग उससे सवाल करता है, क्या तुम अपने फैमिली के 36वीं चाइल्ड हो। जिस बात पर तांग हंसते हुए कहता है, मेरा रैंक अजुर क्लाउड लिस्ट के 36 रैंक में है, जो कि काफी शर्म की बात है, इसलिए मैंने अपने नाम के बाद 36 लगाया ताकि मुझे अपना रैंक हमेशा याद रहे। बट सेंग उसे सवाल करता है, भाई अजुर क्लाउड लिस्ट ये क्या होता है। जिस बात पर तांग कहता है, ये ग्रेट जाओ किंगडम की टॉप यंग कल्टीवेटर की लिस्ट है। पर तभी वो उनके सामने डिशेस को लाया जाता है, जिन सब को देखकर सेंग अपने मन में कहता है, अगर मैं ये सब खा लूं तो मेरी बीमारी फिर से ट्रिगर हो सकती है। तभी तांग बोलता है, ये यहाँ के स्पेशल डिशेस हैं, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए मंगवाई है। जिसे सुनकर सेंग थोड़ा सा खाना लेकर खाने लगता है, पर तांग उसे और भी डिशेस ऑफर करते हुए कहता है, तुम डिवाइन कैपिटल के तो नहीं लग रहे हो। जिस बात पर सेंग कहता है, मैं यहाँ पहली दफा आया हूँ। मैं बचपन से ही जिंगी में रहकर मेरे मास्टर के साथ बुक रीडिंग और मेडिसिन नॉलेज लिया करता था। जिसे सुनकर तांग उससे सवाल करता है, जिंगी ये तो ग्रेट साउथ से बहुत दूर है, और तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में क्या, वो अब कहाँ है। जिसके जवाब में सेंग कहता है, मैं अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मास्टर और सीनियर ब्रदर यूरन ने मुझे पाला है। सेंग अपनी यादों में खो जाता है। विंटर का मौसम था, मुझे नदी के बीचों बीच एक टोकरी में छोड़ दिया गया था। मौसम ऐसी थी कि मानो पानी को भी पल भर में जमा दे। लेकिन तभी सीनियर ब्रदर यूरन की नजर मुझ पर पड़ी। उनके पास ना ही एक हाथ था और ना ही एक आंख, और उनका एक पैर भी काम नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा, वो बिना सोचे समझे ठंडे पानी में मुझे बचाने के लिए चले आए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ठंडे मौसम में भी उनकी हाथ बेहद गर्म थी। बट तभी मुझे जान से मारने के लिए एक ड्रैगन वहाँ आ जाता है। ये देखकर सीनियर ब्रदर बिना डरे ड्रैगन के सामने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं जब उनकी बातें याद करता हूँ, मुझे हमेशा लगता है मेरे सीनियर ब्रदर वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेव इंसान है। ड्रैगन उनको देखकर जोर से दहाड़ता है, पर तभी वहाँ पे मास्टर हमें बचाने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने बस अपने स्वॉर्ड के एक स्लैश अटैक से उस ड्रैगन के मूंछों को काट देते हैं। मास्टर की टेरिफाइंग पावर देखकर ड्रैगन घबराकर वहाँ से भाग जाता है। इवन के मास्टर ने बचपन से मेरी बीमारी का इलाज नीडल से करते रहते, और मेरे ब्रदर भी हमेशा मुझे काढ़ा पिलाया करते, जिसका स्वाद बेहद कड़वी होती थी। बट ये देखकर सीनियर ब्रदर मुझे मीठी कैंडी दे देते थे। मेरी खराब सेहत की वजह से मास्टर ने मुझे चांसन का नाम दिया, जिसका मतलब था अच्छी सेहत की आशा। मास्टर ने मुझे कल्टीवेशन नहीं सिखाया, बल्कि वो हम दोनों को एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का नॉलेज सिखाया करते थे। मैं और मेरे ब्रदर हमेशा साथ वक्त बिताया करते। जब मेरे एग्जाम की रिजल्ट खराब होती थी, मास्टर इसके लिए मुझे पनिशमेंट भी दिया करते। मैं बस 8 साल की उम्र में ही सारे 3000 स्क्रिप्चर्स को मास्टर कर लिया था। लेकिन एक दिन एक व्हाइट क्रेन ने हमें एक मैसेज दिया, जो कि असल में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि मेरे मास्टर ने उस लड़की की ग्रैंडफादर की जान बचाई थी। इसी वजह से हम दोनों की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुई। मैं भी ये जानने के लिए एक्साइटेड था मेरी फियांसे किस किस्म की लड़की है, इसलिए मैं हमेशा उसी क्रेन की हेल्प से उसे लेटर भेजा करता था। बाद में मुझे उसका लेटर भी मिला, जिसमें लिखा था, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे ढूंढने डिवाइन कैपिटल आना, जहाँ हम दोनों साथ खाएंगे और साथ मजा करेंगे। आने के बाद मैं तुम्हें यहाँ के फेमस मिठाइयाँ भी
खिलाने ले जाऊंगी। इस लेटर को पढ़ने के बाद पहली दफा मुझे माउंटेन से नीचे जाने का मन किया, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं थी। एक दिन अचानक मेरी बीमारी ट्रिगर हो गई, जिसकी वजह से मेरे हार्ट में स्ट्रोक आने लगा, जिसकी पेन बर्दाश्त से बाहर थी। सीनियर ब्रदर ने मुझसे कहा कि पूरा कोर्टयार्ड मेरे फ्रेग्रेंस से भर गया था। ये देखकर सीनियर ब्रदर फौरन मास्टर को बुला लाए। मास्टर ने मुझसे कहा, अब मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता, यही मेरी डेस्टिनी है। जिस बात को सुनकर मैंने भी फैसला कर लिया, मैं अपना डेस्टिनी बदल कर रहूंगा, जिसके लिए मुझे गॉड्स के अगेंस्ट भी जाना क्यों ना पड़े। मास्टर ने पहली दफा मुझे कल्टीवेशन करने के लिए कहा ताकि मेरी बीमारी को सप्रेस किया जा सके, और उन्होंने मुझसे कहा डिवाइन कैपिटल जाकर ग्रैंड एग्जाम पास करने के लिए। जाने से पहले मैंने अपने मास्टर को दिल से नीचे झुककर ग्रीट किया, और सीनियर ब्रदर यूरन ने मुझे अपना स्वॉर्ड गिफ्ट किया, जिसे मास्टर ने खुद अपने स्पिरिचुअल पावर से बनाया था। सीनियर ब्रदर इशारों में मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेट करूंगा, तुम जरूर कामयाब होगे क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सीन शिफ्ट होता है। ये सुनकर तांग 36 सेन से कहता है, आज से मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। पर वो थोड़ी देर रुक कर कहता है, तुम तो यहाँ पहली दफा आए हो, तो क्यों हेवेली दाव एकेडमी के लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं? क्या इसकी वजह तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं? वैसे तुम किस फैमिली के यंग लेडी से शादी करने जा रहे हो? जिसके जवाब में सेंग कहता है, मेरी फियांसे का नाम है जूरोंग। ये सुनते ही तांग 36 को जोरदार झटका लगता है। वो फौरन बोल पड़ता है, क्या कहा तुमने जूरोंग? सेन उससे कहता है, क्या तुम मेरी फियांसे को जानते हो? जिसके जवाब में वो कहता है, जूरोंग ने बस 10 साल की उम्र में ट्रू डिवाइन फिनिक्स की ब्लड लाइन अवेकन कर ली थी, जिसकी टेरिफाइंग पावर की मदद से वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 जीनियस बन गई, और उसकी रैंक अजुर क्लाउड लिस्ट में सबसे ऊपर है। और एक बात, वो बनने वाली है अगला सेंट। क्या तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सच में उससे हुआ है? जिस बात को सुनकर सेंग अपने मन में कहता है, वो लड़की बस खाती रहती थी और खेलती रहती थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। बट उसे डिस्टर्ब करते हुए तांग उससे कहता है, भाई मुझे अब पता चल गया कि तुम्हें एकेडमी क्यों टारगेट कर रही है, क्योंकि तुम्हारे आने की खबर उन तक जरूर पहुंच गई होगी। अब हम सेंग को बाहर जाते हुए देखते हैं, जिससे तांग की बात याद आती है कि जूरोंग की फैमिली डिवाइन कैपिटल की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है। अगर ये बात चारों तरफ फैल गई कि एक कंट्री बम्पकिन के साथ जूरोंग की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो इससे उनकी फैमिली का रेपुटेशन काफी नीचे गिर जाएगा। तांग उससे कहता है, अगर मेरे भाई तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने फादर इन लॉ से बचकर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे फादर इन लॉ एक बेहद ही रूथलेस इंसान है। ये बात याद आते ही सेंग अपने मन में सोचता है, मैं जूरोंग को अपने मतलब के लिए ट्रबल में नहीं डाल सकता। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है, और अंधेरों के बीच हम देखते हैं कि उसके फादर इन लॉ, जिनका नाम होता है जू सूजी, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ वही लड़की मौजूद होती है। जू सूजी गुस्से में कहते हैं, रुक जाओ। फिर वो सीधा सेंग को देखकर बोलते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मुझे हैंडओवर कर दो, वरना मैं तुम्हें डिवाइन कॉन्टिनेंट से जिंदा नहीं जाने दूंगा। सेंग तुरंत आगे बढ़कर उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, मैं भी ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे पर्सनली जूरोंग को दूंगा। ये सुनते ही जू सूजी का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो फिर से धमकाते हुए कहते हैं, बिना बकवास के कॉन्ट्रैक्ट मुझे अभी दे दो। लेकिन सेंग भी अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। ये देखकर जू सूजी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी इतनी सी बात के लिए सेंटेंस पीक छोड़कर यहाँ आ जाएगी? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि अगर वो यहाँ आ जाए तो ये बात सबके सामने आ जाए, या फिर तुम मेरी फैमिली की बेइज्जती करना चाहते हो? इतना कहकर जू सूजी अपने ब्लैक यूनिकॉर्न से सेंग पर हमला कर देते हैं। जबरदस्त टकरार से सेंग हवा में उठ जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। लेकिन अगले ही पल सेंग अपनी गोल्डन नीडल निकालकर यूनिकॉर्न के वीक स्पॉट पर वार कर देता है, जिससे कि यूनिकॉर्न का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो पलटकर जू सूजी को ही जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर जू सूजी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास खुद की कल्टीवेशन रियलम तक नहीं है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो? ये सुनकर वो अपना किलिंग इंटेंट पूरी ताकत के साथ सेंग पर रिलीज कर देते हैं। इस खौफनाक प्रेशर से सेंग घुटनों के बल गिर जाता है। जू सूजी बिना वक्त गवाए स्ले द हेवन टेक्निक एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखकर सेंग घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचता है, इतनी टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट के अंदर रहकर मैं इस चारों तरफ से आने वाले अटैक को कैसे डॉज करूंगा? और तभी जू सूजी अपना भयानक स्लैश अटैक सेंग पर चल देते हैं। अटैक को अपनी तरफ आता देखकर सेंग तुरंत अपने माइंड स्पेस में चला जाता है और 3000 स्क्रिप्चर की मदद से बचने का रास्ता ढूंढने लगता है।
सोल्यूशन मिलते ही वो बिना देरी किए ब्लेजिंग इन्फेर्नो स्क्रॉल का इस्तेमाल करके थंडर एनर्जी को गैदर करता है और उस जानलेवा अटैक को तोड़ने लगता है। अपनी ब्लेड फॉर्मेशन को टूटते हुए देखकर जू सूजी अपने मन में हैरानी से सोचते हैं, गोल्डन लीडर के इस्तेमाल करके ये लड़का थंडर एनर्जी से मेरी फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। सेंग अपनी स्वॉर्ड निकाल कर जू सूजी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है। सेंग को अपनी इतनी नजदीक देखकर जू सूजी के दिल में कुछ पलों के लिए खौफ बैठ जाता है, पर अगले ही पल वो अपने पंच से एक जोरदार वार सेंग पर कर देते हैं, जिस हमले से सेंग बुरी तरह से इंजर्ड होकर सीधा दीवार से जा टकराता है। जू सूजी अपने मन में ही सोचते हैं, इस लड़के के पास एक मिस्टीरियस गोल्डन ऑरा है। अगर आज मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो फ्यूचर में ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। मुझे इसे अभी खत्म करना होगा। ये सोचते ही जू सूजी अपनी स्टार डोमेन की पावर को चारों तरफ फैला देते हैं और अपना टेरिफाइंग अटैक रेडी करते हैं। इस नजारे को देखकर तंग 36 घबरा जाता है और कहता है, ये तो जू सूजी के स्टार डोमेन की पावर है, ये तो बहुत बुरा होने वाला है। ये कहकर वो तुरंत उस एनर्जी की तरफ रवाना हो जाता है। जू सूजी गुस्से में कहता है, मेरी बेटी के पास ट्रू फिनिक्स की ब्लड लाइन है, ये उसे पूरी दुनिया में यूनिक बनाती है। इस बात पर सिंह जवाब देता है, क्या सिर्फ इस वजह से मैं मरने के लायक हूँ? फिर वो गुस्से में कहता है, इस दुनिया का हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है। ये कहकर सिंह अपनी पावर को अनलिश करते हुए थंडर ड्रैगन को समन करता है। सिंह गुस्से में जू सूजी से कहता है, मैंने तुम्हारा ब्लेड फॉर्मेशन तोड़ा था और अब मैं तुम्हारा स्टार डोमेन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दोनों के बीच भयानक पावर क्लाश होने ही वाला होता है कि तभी अचानक आसमान से एक डिवाइन लोटस अपीयर होता है और सीधा जू सूजी के डोमेन पर हमला कर देता है। हमला करने वाली एक लेडी एल्डर होती है। जैसे ही उसके लोटस की पंखुड़ियां जू सूजी के डोमेन के अंदर जाती है, वहाँ एक नहीं बल्कि हजारों लोटस फ्लावर खिल जाते हैं, जो देखते ही देखते पूरे स्टार डोमेन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। गुस्से में जू सूजी उस लेडी से कहता है, मिस कायू, मैं अपना फैमिली मैटर हैंडल कर रहा था, फिर आप हमारे बीच इंटरफियर क्यों कर रही है? इस बात पर कायू शांत आवाज में जवाब देती है, मुझे दूसरों के मामलों में दखल देने का शौक नहीं है। मैं यहाँ डिवाइन डिग्री की तरफ से संदेशा लाई हूँ और ये ऑर्डर खुद सुप्रीम मास्टर ने जारी किया है। जैसे ही डिवाइन डिग्री का नाम लिया जाता है, वहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत घुटनों के बल झुक जाते हैं। कायू संदेशा पढ़ते हुए कहती है, डिवाइन डिग्री ने जियांगी से आए हुए इस डिसाइपल को तुरंत समन करना चाहते हैं। तभी तंग 36 भी वहाँ पहुँच जाता है। कायू आगे बढ़कर डिक्लेयर करती है, इस लड़के को ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के लिए चूज किया जाता है। यह सुनते ही जू सूजी हैरानी से कहता है, इस मामूली से लड़के को एकेडमी में एडमिशन कैसे मिल सकती है? जिस बात को सुनकर सेंग उसे एक कोल्ड और फियर्स लुक देता है। कायू जू सूजी को वार्निंग देते हुए कहती है, इतनी सी बात के लिए तुम डिवाइन डिग्री के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना अंजाम क्या होगा तुम्हें अच्छी तरह पता है।